नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने 4.1 का पहला सवाल कंप्लीट किया था। अब हमारे इस वाले वीडियो में हम 4.2 के दूसरे सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी लेटेस्ट अपडेट वीडियो की मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहां तक अपनी प्रश्नावली कर ली थी। देखिए, ये वाले सवाल हमने सब कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरे सवाल से हमारे। ठीक है, चलिए 4.1 का दूसरे सवाल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ये जो समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरण की सहायता से, इन जो जैसे कि ये लिख रखे हैं, इनकी सहायता से आपको समीकरण बनाने हैं। उन समीकरणों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है ये आपको पता ही है। द्विघात समीकरण का रूप किस प्रकार से होता है? देखिए, द्विघात का समीकरण का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इस समीकरण के रूप में हमको इनकी सहायता से, जो दे रखी है भाषा अपन को, इनकी सहायता से दो समीकरण निकाल के फिर इनको हल करके ऐसा समीकरण अपन को प्राप्त करना है। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल क्या बोल रहा है। एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, किसमें है? मीटर में है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऐसा कोई समीकरण आपको बनाना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। माना, सबसे पहले मान लेते हैं, माना माना भूखंड की चौड़ाई, क्या भूखंड की चौड़ाई बराबर एक्स माना। मैंने भूखंड की चौड़ाई कितनी मानी? एक्स मानी है। ठीक है, भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? भूखंड की लंबाई बराबर, देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तो चौड़ाई कितनी? एक्स, इसका दुगुना तो 2x हो जाएगा, उससे भी एक अधिक है तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अपने 2x+1। ठीक है, ये हो गया अपना भूखंड की लंबाई। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 528 मीटर स्क्वायर, और आपको पता है आयताकार भूखंड है, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ये है। चलिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है अपने पास? लंबाई है अपने पास 2x+1। चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास कितनी है? चौड़ाई है मेरे पास x, तो गुणा x कर दिया बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए मैं x का गुणा 2x के साथ कर देता हूँ, 2x² हो जाएगा। x का गुणा 1 के साथ करूंगा, x हो जाएगा। उस साइड बचा मेरे पास 528। यहाँ पर देखिए, ये लंबाई भी मीटर में होती है और चौड़ाई भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर स्क्वायर से कट गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर मीटर स्क्वायर की बार नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अपने 2x² + x, इसको मैंने इससे लाया तो
2 228 528 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए ठीक है, समझ में आया। जैसे कि ये मेरे पास समीकरण आया, यहां तक देखिए ये वाला समीकरण है ना, ये समीकरण एक द्विघात समीकरण के रूप में आया है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट वाला आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल कैसे करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को याद करना है। पूर्णांक है, ठीक है। क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या आता है? लगातार चलने वाले, ठीक है। जैसे एक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे क्रमागत लगातार पूर्णांक आ रहे हैं, ठीक है। कितने पूर्णांक है? दो पूर्णांक जिनका गुणनफल मतलब गुणा करो आपस में उन दोनों को, तो 306 आ रहा है। तो हमें दी का समीकरण प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए यहां पर देखते हैं हल। माना पहला पूर्णांक बराबर x। पहले वाला पूर्णांक कितना है? x है। तो x के बाद कितना आएगा? x में एक जोड़ देंगे तो अगला पद को प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 2 है, 2 से अगला वाला चाहिए, मैं 2 में एक जोड़ दूंगा 3 आ जाएगा। 3 से अगला वाला जो ये चाहिए मुझे, 3 में एक जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। 4 से अगला वाला चाहिए मुझे, तो 4 में एक जोड़ दिया तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे के हम ज्ञात कर लेते। तो हम मैंने x माना है, तो इससे आगे वाला जस्ट क्रमागत है, तो इसके आगे वाला कितना हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से हमको करना है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अपन को? दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल गुणा कर दो यहाँ पर देख के, ठीक है। चलिए x प्लस 1 ये गुणा करना है, तो गुणा कर रहे हैं अपन 306। अब देखिए x का गुणा मैं x के साथ करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 1 के साथ करूंगा तो x हो जाएगा बराबर 306। 306 को मैं इससे लाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये समीकरण मेरा कैसा आ गया? ये समीकरण हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ये वाला उत्तर देखिए, ये वाला एकदम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। समझ में आया? कंप्लीट यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। इस प्रकार से हमको आगे के सवाल भी करने हैं। चलिए समझ में आया होगा यहाँ तक। किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अपना तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए मुझे द्विघात समीकरण का निरूपण करना है, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। चलिए इसको अपन बढ़िया तरीके से करेंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं, माना ठीक है रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x मानिए, ठीक है। वर्षों में है तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं x वर्ष, ठीक है। देखिए
रोहन की आयु x है तो उसकी माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसके माँ की उम्र कितनी होगी? x प्लस 26 होगी। चलिए, रोहन के माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष। समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 26 वर्ष है, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद मैं आज 5 साल का हूं, 3 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा? 8 साल का। तो 3 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 3 साल बाद मतलब बाद का पूछे, पश्चात का पूछे तो हमेशा ऐड करना पड़ता है। तो देखिए 3 साल पश्चात, 3 साल या वर्ष, तीन साल पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। ठीक है। माँ की आयु किसकी कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 तो थी, 3 और ऐड कर दो तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस 29। कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला? 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। चलिए ठीक है। तो देखिए पहले 3 साल बाद है तो x प्लस 3 है इसकी आयु रोहन की आयु, माँ की आयु x प्लस 29 है, बराबर 306। ठीक है। 360 है तो 360 लिखा हुआ। समझ में आया यहाँ तक? कंप्लीट। देखिए अब इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं x का गुणा इस पूरे के साथ कर रहा हूं, तो देखिए जैसे कि यहाँ x है तो x का गुणा x प्लस 29 के साथ करना है पूरे के साथ, फिर वापस इस वाले ब्रैकेट में 3 है तो 3 का गुणा भी अगले वाले पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, बराबर 360। आया समझ में? फिर देखिए x का गुणा मैं x के साथ करूंगा कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। x का गुणा मैं 29 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस 29x। ठीक है। 3 का गुणा x के साथ करूंगा कितना आ जाएगा? प्लस 3x। 3 का गुणा मैं 29 के साथ करूंगा, 3 का गुणा 29 के साथ करूंगा कितना आएगा? 9। 29 के साथ गुणा करो, देखो 3 और 29 का गुणा करना है। 29 3 27 के साथ 2 6 7 और 8 कितना आया? 87। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 87, बराबर में कितना है? 360 है। ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए बढ़िया। अब आगे देखिए, आगे देखते रहिए। चलिए यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब मुझे समान संख्या वाले को जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x वाली संख्या, यहाँ पर भी x वाली, दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। 29 और 3 कितने हो गए? 32x। ठीक है। देखिए अब 87 है, प्लस के 87, 360 इस साइड आए तो माइनस के 360 उस साइड, क्या बचा? 0। अब देखिए यहाँ पर तो सही है एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पर 32x है, यहाँ पर मुझे देखिए 360 में से 87 को माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है। 360 10 में से 7 गए तो कितना बचा? 3। यहाँ पर 5 तो 5 में से 8 नहीं जाते हासिल ही, 15 में से 8 गया तो कितना आया? 9 10 11 12 13 14 और 15, कितने बचे यहाँ पर? 7। फिर यहाँ पर कितने बचेंगे? 2। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 200
273 आएंगे। समझ में आया? प्लस माइनस में कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। माइनस के 273 बराबर 0। ये देखिए, ये वाला जो समीकरण अपने पास आया है, ये वाला समीकरण आपको, ये वाला जो समीकरण आया अपने पास, ये वाला समीकरण कैसा समीकरण है? ये द्विघात समीकरण के रूप में है। अतः यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये वाला समीकरण अपना द्विघात समीकरण आ गया। समझ में आया? इस प्रकार के सवाल को ध्यान से धीरे से समझ के कीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होंगे। इस प्रकार के सवाल बहुत ही ज्यादा सरल आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाला अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला अंतिम सवाल है अपना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे अपन कैसे चाल ज्ञात करेंगे। देखिए हल माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x है। रेलगाड़ी की चाल कितनी मैंने मानी है? x किलोमीटर प्रति आवर्स। 1 घंटे में x किलोमीटर रेलगाड़ी दौड़ती है, ये मैंने अपन ने चाल मान ली है। ठीक है, चलिए अब देखिए, समय चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर मुझे समय निकालना है, तो समय का समय इस साइड आ जाएगा, चाल इस साइड आ जाएगी, तो मुझे समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, चलिए समय का फॉर्मूला आ गया। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, चाल हमने मानी है x, अगर चाल हम x मान लेते हैं, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। देखिए यदि चाल x किलोमीटर प्रति आवर है तो समय, ठीक है, समय 480, यहां पर चलो यहां पर लिख देते हैं, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय हम मान लेते हैं t1। समय को t से डिनोट करते हैं, t1 मान लिया। कितना आ जाएगा? देखिए दूरी कितनी है, तो चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है? 480। ठीक है, चाल कितनी मानी अपन ने? x। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट? ये वाला हो गया अपना t1 पहला समय। ठीक है, देखिए यदि हम चाल को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, तो चाल को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अगर चाल को, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम कर दे तो समय क्या आएगा उस समय? अपन ने माना समय t2। क्या माना? t2। चाल कम करनी है, दूरी वही है 480 किलोमीटर बटे में चाल थी x। अब क्या करेंगे? 8 किलोमीटर कम कर दी है, तो चाल अपन ने x मानी, उसमें से अपन ने 8 को घटा दिया। आया समझ में? कंप्लीट। चलिए अब देखिए इसको, अब जैसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको अपन समीकरण
2 मान लेते हैं। चलिए बढ़िया, अब देखते हैं आगे। देखिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब दोनों को मैं जैसे कि दोनों को मैं इक्वल रख रहा हूं। जैसे है ये 480 बट्टे x माइनस 8, ये दूसरी चाल है। ठीक है, पहले वाली चाल कितनी है? पहले वाली चाल है 480 बट्टे x है। चलिए ठीक है, ये दूसरी चाल है। दोनों समीकरण को मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया। अब देखिए 480 बटे x माइनस 8, ये चाल कम कर दी। दोनों दोनों समय लिया, दोनों समय लिया। ये मैंने रखा है इक्वल, जैसे कि ये t1 t2 था, ये t1 है। ठीक है, देखिए समय अधिक किस में लग रहा है? अधिक लग रहा है मुझे किसमें सब कि जैसे कि मैंने चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया तो 3 घंटे का समय अधिक लग रहा है। 3 घंटे का समय इसमें अधिक लग रहा है। किसमें? T2 समय। T2 समय अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। यहां पर देखिए सवाल में उसी समय दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो यहां पर देखिए T1 और T2 और T1 बराबर कर दिया, मैंने इक्वल में रखा। तो देखिए T2 का मान 3 घंटे अधिक है, तो 3 घंटे ये अधिक है। दोनों को इक्वल करना है तो 3 आप किस में जोड़ोगे? 3 अब सामने वाले में जोड़ोगे। तो 3 मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं। ये मैंने 3 ऐड कर दिए। समझ में आया यहाँ तक? कंप्लीट। अब देखिए आगे, अब 480 बटे एक्स, इसको मैं यहां पर कर रहा हूं x माइनस 8, यहां पर ये आ गए 480 बटे x बराबर 3। अब मैं 480 को कॉमन ले रहा हूं दोनों में। यहां पर मेरे पास बच्चा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। अब इनको लसअप लेंगे। ठीक है, लसअप लेकर हल करेंगे। देखिए दोनों को मैंने लसअप ले लिया। जैसे तो देखिए लसअप कितना आया? x है, दोनों ही अलग अलग है तो दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका भाग मैंने इसके अंदर दिया तो x माइनस 8 तो कट गया, x बचा, x का x के साथ गुणा करूंगा, x आएगा। ठीक है, माइनस था माइनस कर दिया मैंने, x के इसके बाद भाग दिया लसअप में, x से x तो कट गया, x माइनस 8 बचा, x माइनस 8 का मैं x के साथ गुणा करूंगा, 1 के साथ गुणा करूंगा, x माइनस 8 आ गया बराबर। देखिए बराबर कितना है? 3 है। कितना है बराबर में? 3 है। चलिए दिख रहा है, बढ़िया। चलो देखिए अब आगे देखते हैं। 480 x, ये मैंने ब्रैकेट जैसे ही खोला तो माइनस का गुणा इसके अंदर होगा, माइनस का x, माइनस और माइनस का एक गुणा हो गया तो वापस प्लस 8 बटे में x का गुणा मैं करूंगा तो इसके साथ x स्क्वायर, इसके साथ किया तो मैंने माइनस के 8x बराबर में 3 है। ये x से ये x कट गया। चलिए ठीक है, ऊपर कितना बचा? 480 गुणा में, सॉरी 480 है, ब्रैकेट में कितना बचा मेरे पास? 8 बचा। ठीक है, ये तो कट गया x से x, ब्रैकेट में मेरे पास 8 बचा तो ये 8 गुणा में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा होगा। फिर देखिए मैं जो ये x स्क्वायर 8x है उसको मैं उस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ। उस साइड मेरे पास 3 है। कितने हैं? 3। 3 का इसके साथ गुणा भी हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 8x यहाँ पर है। आया समझ में? 8 का गुणा मैं इसके साथ करूंगा, 8 का 0 बार 0, 8 का 8 बार 64, 64 के साथ हासिल लगी 6, फिर 8 का 4 बार 8 32, 32 और 6 कितने हो गए? 38। ठीक है, 38 40 आया। कितना आया? 38 40 बराबर में। देखिए 3 का मैं एक्स के स्क्वायर के साथ कर रहा हूँ तो 3x स्क्वायर आ रहा है। 3 का मैं 8 के साथ कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 8 गुण 8 24x आएगा। फिर देखिए यहाँ से समीकरण यहाँ से दिख रहा है। चलिए इसको मैं उस साइड भेज रहा हूँ तो ये मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24 24x माइनस उस साइड जाते ही तो 38 40। ये इस प्रकार से मेरे पास द्विघात समीकरण आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, चलिए ये वाला समीकरण मेरे पास ये द्विघात समीकरण आ गया अपने पास। चलिए देखिए पूरा का पूरा देखिए क्रम से एक बार हमने एक शानदार तरीके से सभी को सीक्वेंस किया है, बहुत ही धीरे से आपको समझाया है।
अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे वाले वीडियो हम बहुत ही जल्द लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 4.2 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।